अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि साइटोप्लाज्म का वर्ड जो है, इसका वर्ड का मीनिंग जो है वो लिविंग जेल ऑफ द सेल है। जैसे हमने प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग पढ़ा था कि वो लिविंग मैटर ऑफ द सेल था, तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि लिविंग जेल। जेल आपको पता है कि एक लिक्विड टाइप, एक विस्कस, एक गाढ़ी जो चीज़ होती है, जेल या जेली जिसे आप कहते हैं, तो वो जेली लाइक सब्सटेंस जो है, लिविंग जेली जो है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये रीजन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी ये पढ़ा था कि वो न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान है। तो इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि बेसिकली ये न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान है। कहा जा रहा है कि ये कॉमन कंपोनेंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? अगर साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है तो इनका इसमें डिफरेंस ये हुआ दोनों में कि एक में जो यूकैरियोटिक सेल है बेसिकली आपके पास, उसमें ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और साइटोस्केलेटन मौजूद है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दोस्तों क्या चीज़ है? मतलब जैसे आपने आगे जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जिनकी मेम्ब्रेन थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, लाइजोसोम हमने जो पढ़ा जिसकी सिंगल मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया की डबल थी, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन थी। तो ये सब ऑर्गेनेलीज जो हमने पढ़ी हैं, और साइटोस्केलेटन भी जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वो यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म में मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का मतलब है कि ऐसी जितनी भी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड जितनी भी आपने पढ़ी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह जो इसमें मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उससे एक्सटेंड हुआ है। तो आपने जितनी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं वो जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल की उसमें साइटोप्लाज्म में मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म का, जिसे आपको याद रखना है। फिर बताया जा रहा है कि लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर आप इस वर्ड पे, इस लाइन पे गौर करें, लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मैंने आपको अपने पिछले टॉपिक में ये बात समझाई थी कि प्रोटोप्लास्ट किसे कहा जाता है या प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट किसे कहा जाता है? जो सेल का लिविंग मटेरियल होता है। हमने इसको पीछे डिस्कस किया था अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक में कि लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, बेसिकली ये प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन भी है। तो उन्होंने कहा है कि प्रोटोप्लाज्म की बेसिकली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लास्ट की टाइप्स हैं। हमने प्रोटोप्लास्ट को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। नीचे लिखा हुआ भी है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है ये। अब हम साइटोप्लाज्म की जो है वो उसकी कंपोजिशन को रीड आउट करने जा रहे हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है साइटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसने कहा कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। एक्वस का क्या मतलब हुआ? एक्वस का मतलब होता है फ्लूइड टाइप या लिक्विड टाइप। इसमें सेलुलर ऑर्गेनेलीज, वैरायटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज है। हमने इसको पीछे भी डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म में बेसिकली सेलुलर और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। एंड अदर इंक्लूजन्स का क्या मतलब है कि अदर मटीरियल, इंक्लूजन मीन मटेरियल क्या मौजूद है, इनसोल्युबल वेस्ट भी है और स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी हैं। बेसिकली अगर मैं आपको इसका फंक्शन के बारे में बताऊं तो ये एक तरह से साइटोप्लाज्म स्टोर करने का काम भी करता है, इसलिए यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट का भी लिखा हुआ है। साइटोप्लाज्म में जो है वो दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर मैं आपको बताऊं तो वो साइटोसोल और साइटोजेल है। साइटोसोल तो इस बुक में मेंशन था, साइटोजेल जो है वो मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे आपके लिए। तो आपको साइटोसोल और साइटोजेल का पहले से डिफरेंस करना है, इनमें क्या डिफ्रेंशिएट है।
अगर मैं आपको साइटोसोल को बताऊं तो आप इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का इनर पोर्शन है, लेकिन साइटोजेल जो है वो साइटोप्लाज्म का आउटर पोर्शन है। साइटोसोल जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म का वो न्यूक्लियस की तरफ है, और जो साइटोजेल आपका पोर्शन है वो न्यूक्लियस से दूर है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। NU मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। अवे फ्रॉम न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस से दूर कौन सी जगह होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पे ये मौजूद है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ मौजूद है। लेस विस्कस, लेस विस्कस का मतलब ये है कि इसमें जेली लाइक सब्सटेंस, जो जेली वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा कम है। जो पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ है उसमें जेली लाइक सब्सटेंस थोड़ा कम है, लेकिन जो पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो ज़्यादा गाढ़ा है, वो ज़्यादा जेली लाइक है। समझ आई? तो ये साइटोसोल और साइटोजेल का डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है कि ये इनर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, ये न्यूक्लियस की तरफ है, ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, ये लेस विस्कस है और ये मोर विस्कस है। इसका मतलब हमने साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के दो पार्ट्स पढ़ लिए, एक साइटोसेल और साइटोसोल और साइटोजेल। देन उन्होंने बताया है कि इसमें फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ भी हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या है? फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ। अब फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ का मतलब ये है कि ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। तो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ में अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? है अमाइनो एसिड्स हैं आपके पास, शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स, डिजोल्ड एंड गैसेस। आपको इसको इस तरह मेमोराइज़ कर सकते हैं कि दो किस्म के एसिड मौजूद हैं, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। देन चीनी और नमक, शुगर एंड सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड दो तरह के मौजूद हैं। फिर आप याद रखें तीसरे नंबर पे न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड गैसेस, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स एंड गैसेस। तो अमाइनो एसिड पहले नंबर पे अमाइनो एसिड। अब नंबरिंग के ज़रिए से प्लीज़ अपने पेपर में अटैम्प्ट किया करें चीज़ें, इससे आपके मार्क्स जो होते हैं वो अच्छे आते हैं। तो नंबरिंग फॉर्म में हम पहले लिखेंगे कि अमाइनो एसिड है, फिर हमारे पास फैटी एसिड, फिर शुगर्स, नंबर 4 साल्ट्स, फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स और वाइटामिन्स की तरफ आते हैं 5, 6 एंड डिजोल्ड गैसेस। फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं आयनिक फॉर्म में मौजूद हैं और कुछ जो है वो ट्रू सोल्यूशन है। अब आपको अगर मैं ट्रू सोल्यूशन का बताऊं तो आप ये आपका 9th का टॉपिक है केमिस्ट्री का, वहाँ पे आपने ट्रू सोल्यूशन बड़ा अच्छे से डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो ट्रू सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएँ, कोई चीज़ बाकी ना रहे, ठीक है। तो उसे हम बेसिकली ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ट्रू सोल्यूशन ये होता है कि अगर आप पानी के अंदर, एक गिलास पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी आप डालते हैं तो वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसे हम बेसिकली ट्रू सोल्यूशन कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक चीज़ जो है वो पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। फिर बताया जा रहा है कि सम लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन। अब ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब जो होता है जो चीज़ पूरे तरीके से एब्जॉर्ब ना हो। देखिए ट्रू सोल्यूशन में कहा उन्होंने कि ये चीज़ ऐसा सोल्यूशन जिसमें वो चीज़ पूरे तरीके से एब्जॉर्ब होती है। कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब है कि वो चीज़ पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती है। कोलाइडल सोल्यूशन की मिसाल ये है कि अगर आप पानी में कोई प्रोटीन वगैरह डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, प्रोटीन वगैरह डाल दें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, उससे कोलाइडल सोल्यूशन की मिसाल है। कोलाइडल सोल्यूशन में भी सोल, नॉन विस्कस और द जेल विस्कस। ये सोल और ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि सोल मीन साइटोसोल एंड जेल मीन साइटोजेल। ये मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया साइटोसोल और साइटोजेल को। तो ये इन्होंने एक लाइन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, मैंने आपको इसको ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया साइटोसोल और साइटोजेल की फॉर्म में। फिर लिखा हुआ कि इसमें सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म मौजूद है, ये बात हमने पढ़ ली। मैंने आपको अभी पीछे मिसाल दी थी कि लाइजोसोम था, प्लास्टिड। लाइजोसोम बेसिकली आपके पास सिंगल मेम्ब्रेनियस था। फिर हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। इसमें प्लास्टिड का जो क्लोरोप्लास्ट इसकी टाइप थी वो डबल मेम्ब्रेनियस थी। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनियस है आपके पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास डबल मेम्ब्रेनियस था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है ये सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद हैं। फिर आपके पास बताया जा रहा है कि फ़ंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का। दो तरह के दो मेन फंक्शन हैं। एक तो ये जो है वो स्टोर करता है चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को स्टोर करता है, और जब वो चीज़ें सेल को चाहिए होती हैं तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सेल को प्रोवाइड करता है। सबसे पहला फंक्शन इसका जो है वो स्टोर करने का है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? मेटाबॉलिक पाथवेज का है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? मेटाबॉलिक पाथवेज की। इसमें मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प आउट कर रहा है। मेटाबॉलिज्म में उन्होंने पहली मिसाल दी है आपको ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन हम किसे कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज को, प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरा नाम है प्रोटीन के बनने का दूसरा नाम जो है वो ट्रांसलेशन है आपके पास।
तो आप इसको याद रखें कि प्रोटीन बन रहा है साइटोप्लाज्म में। फिर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ग्लाइको मीन्स मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऐसे वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ें। तो ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि किसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ही बेसिकली जो है वो लाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ही है। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है, सॉरी, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है वो बन रहा है। नियो मीन्स फ्रॉम न्यू सोर्स, फ्रॉम न्यू सोर्स। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है वो नई सोर्स से बन रहा है। ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ये है कि बेसिकली ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक हो रही है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है एक नई सोर्स से बन रही है। इसको ब्रेक डाउन करें, जेनेसिस मीन्स सिंथेसाइज, नियो मीन्स फ्रॉम न्यू सोर्स एंड ग्लूको मीन्स ग्लूकोज बन रहा है। ट्रांसलेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया कि प्रोटीन सिंथेसाइज। तो ओवरऑल ये एक मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है और दूसरा ये चीज़ों को स्टोर कर रहा है आपके पास। एक और बात मुझे भी याद आई है, वो आपको मैं मेंशन करवा देती हूँ कि फेडरल की जो बुक है उसमें ये बात मेंशन है कि स्टोरेज का काम जो होता है वो साइटोजेल में होता है। स्टोरेज का काम कहाँ पे होता है, साइटोजेल में होता है। और मेटाबॉलिक पाथवेज कहाँ पे अकर होती हैं, साइटोसोल में होती हैं, साइटोसोल में। तो एक ये और डिफरेंस आपके पास बन गया है। अगर मैं साइटोसोल और साइटोजेल का थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको दोबारा याद करवाऊँ तो साइटोसोल जो था वो पोर्शन जो था इनर पोर्शन था, न्यूक्लियस की तरफ था और लेस विस्कस था। वो आउटर पोर्शन है, वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, और साइटोजेल ज़्यादा विस्कस है। एक और डिफरेंस आप याद रख लें कि जो बेसिकली स्टोर हाउस का काम है ना, स्टोर हाउस वो साइटोजेल में होता है, और जो आपके पास मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं वो साइटोसोल में अकर होती हैं। तो ये बात आपको मेमोराइज़ करनी है। एक मोर डिफरेंस मुझे याद आ गया था, ये कहाँ से, बेसिकली फेडरल की बुक में ये बात पुराने एडिशन में मेंशन है, मे बी नए एडिशन में हो या ना हो। एक और डेफिनेशन आपके पास साइक्लोसिस, ये भी फेडरल की बुक से मैंने नोट किया है। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस का मतलब है कि बेसिकली साइटोप्लाज्म में आहिस्ता आहिस्ता जो होती है ना वो मोमेंट हो रही होती है, गोल गोल मोमेंट। ऑर्गेनेलीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, मटीरियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होता है। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, उन्होंने कहा कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू कंट्रक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट। जो साइक्लोसिस में जो मटीरियल है उसका आहिस्ता आहिस्ता गोल घूमना, उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। और साइक्लोसिस देखिए, चीज़ें जो मटीरियल घूम रहा है, तो बेसिकली साइक्लोसिस का बेसिकली फंक्शन ही ये हुआ कि वो मटीरियल को इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए मूवमेंट हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो ये इसका फंक्शन भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। ओवरऑल अगर मैं साइटोप्लाज्म को समराइज़ करूँ, इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म वो चीज़ है जिसमें सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और साइटोस्केलेटन भी मौजूद है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद है, और उनका बेसिक डिफरेंस भी यही है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और साइटोस्केलेटन मौजूद है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं है। फिर हमने कहा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली दोनों किसकी टाइप्स हैं, प्रोटोप्लास्ट की टाइप से। प्रोटोप्लास्ट जो है हम अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था, जिसका मतलब था लिविंग मटीरियल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो लिविंग मटीरियल ऑफ द सेल को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस को मैं एक वीडियो में डिस्कस कर दिया, आप उसे देख सकते हैं, उस वीडियो को भी सर्च आउट करके। देन हमने साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन पढ़ी थी कि साइटोसोल और साइटोजेल जो है वो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और इसका डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ थे, जिसमें मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ट्रू सोल्यूशन में होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं कोलाइडल सोल्यूशन में। ट्रू सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा वाटर जिसमें सब चीज़ें डिजोल्व हो जाएँ, जो मैंने आपको कहा था कि आप एक गिलास पानी में चीनी डालें तो वो डिजोल्व हो जाती है। और कोलाइडल सोल्यूशन मैंने कहा था कि अगर आप पानी में किसी प्रोटीन को डालते हैं वो डिजोल्व नहीं होती, तो वो कोलाइडल सोल्यूशन था। देन हमने ये आगे ये पढ़ा कि साइटोप्लाज्म के हमने दो फंक्शन पढ़े। साइटोजेल में जो है वो स्टोर हाउस का काम हो रहा है, और सोल जो है वो बेसिकली वो मेटाबॉलिक पाथवेज। और फिर मैंने इन ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस की आपको डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर दी थी कि लाइसिस का मतलब हमेशा से ब्रेक डाउन है, आप ऐसे वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब था प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो मीन्स फ्रॉम द न्यू सोर्सेज। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आएगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक की कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर क्वेश्चन करें, आपको ज़रूर आंसर दिया जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।